चलिए, आर्थिक नियोजन हो गया ना। इसमें कंप्लीट आप लोग को पहले सुनना है, क्योंकि इसका समझो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर इसका समझो सॉफ्टवेयर आपके माइंड के अंदर इन कर गया तो फिर आप लोग इस पर जो भी 2 से 3 क्लास में आप लोग ये ख़त्म हो जाएगा, समझ में सब बढ़िया से आ जाएगा। देखो, अगर हम लोग बात करें आर्थिक नियोजन से, आर्थिक नियोजन का अगर शुरुआत माना जाता है तो याद रखिएगा कहाँ से, रूस से। देखो, अगर बात करते हैं हम लोग लेनिन का क्रांति जो कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। और वही 1917 ईस्वी में लेनिन के क्रांति के बाद चूँकि रूस में एक व्यवस्था स्टार्ट हुआ था, जिस व्यवस्था का नाम क्या था, समाजवाद। हालांकि यह लेनिन के 1917 के क्रांति से पहले पूरा वर्ल्ड में जो था वो एक ही व्यवस्था था जी, और उस व्यवस्था का नाम क्या था, पूंजीवाद। तो ये पहले आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि लेनिन के द्वारा 1917 के क्रांति के पहले पूरा वर्ल्ड में पूंजीवाद का व्यवस्था था, लेकिन लेनिन क्रांति के बाद पहली बार रूस में समाजवाद का सॉफ्टवेयर आया है। अभी पहले थोड़ा सा बेसिक अंतर आप लोग को समझाएं तो बढ़िया हो जाएगा। पूंजीवाद समाजवाद क्या है पता है? पूंजीवाद के मतलब यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता है। हाँ, समाजवाद में क्या होगा, सरकार का हस्तक्षेप कोई भी नियम कानून में चलता है। आपको हम बताए भी थे कि हो सकता है कि अगर कोई यहाँ उद्योगपति चाह रहा है कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सरकार इस पर रुकावट नहीं डालेगा। समझ जाओ क्या है, पूंजीवाद है। जिसके पास जितना पैसा है अपना वो पैसा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर समाजवाद जहाँ जहाँ का व्यवस्था है, अगर वहाँ पर कोई भी उद्योगपति चाहता है कि नहीं हम यहाँ पर ये करेंगे तो ऐसे गड़बड़ होगा। उस अवस्था में पूरा का पूरा अपना पावर का जो पूरा इस्तेमाल करता है वो सरकार करता है। अभी दोनों में आप लोग को थोड़ा सा बात समझिए। अगर लेनिन का थोड़ा सा कथा कहानी सुनाए तो बढ़िया से बात समझ में आ जाएगा कि लेनिन चूँकि कौन भक्त था, मार्क्सवाद, मार्क्स का भक्त था रे। आपको पता होगा कि मार्क्स ने ही सपना देखा था समाजवाद का, मार्क्स ने ही। हालांकि मार्क्स ने पूरा का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसका चूँकि समाजवाद व्यवस्था स्थापित करने से पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन इसी के थिंक को चूँकि लेनिन आगे बढ़ाया है। और मार्क्स का ही कहना था कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ग विहीन समाज आएगा। वर्ग विहीन समाज माने कोई प्रकार का ऊपर और कोई प्रकार का नीचे होगा, सब बराबर होगा और गरीब एक दिन राजा बनेगा। इन्हीं का कथन था और यही कथन को साकार करेगा लेनिन ने। आपको पता भी होगा चूँकि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था कहाँ, कब से कब तक, 1914 से स्टार्ट हुआ है, 1918 ईस्वी तक चला है। उसी बीच आपको किस प्रकार से ध्यान था कि समय बीत रहा था। 1917 ईस्वी तक लेनिन चूँकि आप लोग का स्विट्जरलैंड में चूँकि निर्वासित जिंदगी जी रहा था, उसी समय जर्मनी के सहयोग से इसको फिर से यहाँ ला दिया जाता है रूस में, और रूस में गृह क्रांति होता है। और वह गृह क्रांति के फलतः फिर से लेनिन जो है 1917 ईस्वी में यहाँ का शासक बनता है। और जब लेनिन रूस का ही शासक बनेगा तो वहीं से वह प्रथम विश्व युद्ध से तटस्थ हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक क्वेश्चन इतिहास में ये भी सुना होगा कि कब प्रथम विश्व युद्ध से रूस ने अपने आप को तटस्थ कर लिया, तो 1921 ईस्वी से, 17 ईस्वी से। या फिर अगर रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से तटस्थ हो गया किस क्रांति से, तो अगर क्रांति देगा तो आप लोग लेनिन का क्रांति 1917 हो जाएगा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा और बात ध्यान में रखिए, ठीक ठाक हो जाएगा। देखो, समाजवाद के तहत लेनिन वह सारे बात को फॉलो करना स्टार्ट किया जो मार्क्स ने लिखा था। यहाँ तक कि हर चीज़ को वो सरकारी कर दिया। हर चीज़ सरकारी समझते हो। मोदी जी तो अभी ऐसा हुआ था कि सिर्फ 2000 वाला नोट को सरकारी कर दिए कि 2000 को जितना जिसके यहाँ भी 2000 का नोट है जल्दी से जमा कर दो, नहीं तो कोई उपाय का नहीं रहेगा, वो बस खिलौना की तरह रहेगा। एक समय यह 1000 का नोट बंद करवा दिया, 500 का नोट बंद करवा दिया। तो यहाँ तो कुछ चीज़ में देखा। लेकिन लेनिन जब शासक बनता है रूस का तो सारे चीज़ को ही क्या कर दिया, सरकारी। अगर किसी के अकाउंट में उस समय 10 लाख रुपया होगा, सीधा सीधी कर दिया जिसके पास अकाउंट में पैसा है सब सरकार का हो गया, अब वो निकलेगा नहीं। लोग उस समय जिनके पास इनकैश था वो ज़्यादा खुश थे कि बढ़िया किए थे कि अकाउंट में नहीं किए। तो फिर वह सूचना दे दिया कि इतना दिन के अंदर जल्दी से आप अपना जमा कर लीजिए बैंक में। नहीं जमा कर दिए और गलती से अगर छापा पड़ गया, किसी घर में पकड़ा गया तो एकदम से जेल है, सजा है, बड़ भारी मुकदमा उस पर चलाया जाएगा। अब कोई लग रहा वहाँ तक कि पैसा नहीं बनाया, ठीक किए, हमारे पास पैसा था, हम 10 बीघा ज़मीन खरीद लिए। तो फिर वहाँ पर लेनिन नियम लगा दिया कि कोई किसी का अपना ज़मीन नहीं है, सब ज़मीन क्या हो गया है, सरकारी। यहाँ तक कि देखते देखते ये हर चीज़ को, यहाँ तक अगर किसी का निजी भी मकान था तो मकान को भी क्या कर दिया, सरकारी कर दिया। हर एक चीज़ पर अब सरकार का नियंत्रण आ गया। वैसे अवस्था में हुआ क्या कि भैया जब मकान सरकारी कर दिया, रहता होगा कहाँ, तो रहने की बात वहाँ पर छोड़ दीजिए। सीधा सीधा सबको यहाँ पर एक निबंधन कराया जा रहा था, रजिस्ट्रेशन।
आपका जितना फैमिली के व्यक्ति हैं आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। वहाँ पर वह आपको बताया जाएगा कि अगर 4 आदमी है तो ठीक है, आपको हम मकान मुहैया कराएंगे। आपको कह दिया गया कि सामने वाला बिल्डिंग में वहाँ रोल नंबर इतना है, ये जाइए आज से आपका हो गया। आप कितना कह रहे हो कि जी साहब हमारा ई वाला मकान हमर तो और कुछ नहीं, उस सब सरकार का है। ऐसे व्यवस्था हुआ क्या कि जो कितना हो बड़े बड़े बिल्डिंग के अपार्टमेंट के मालिक थे सबको उतने, अजय रोड पर भी भिखारी था उसको भी नियोजन करवा करके और उसको भी टाइल्स मार्बल वाला रूम दिया जा रहा है। इससे आपको पता चलिए रहा होगा कि लेनिन किसके लिए बढ़िया होगा। अब तो अपने अनुमान लगा, कुछ समय जो अमीरपति लोग होगा, एगो रोड पर वाला भिखारी लोग भी होगा, तो ये भिखारी लगी और जो वर्ग जो वहाँ पर सर्वहारा वर्ग का लोग था जिसको कि कुछ ने सब जगह सर्वहारा हुआ व्यक्ति था, तो पता चलिएगा कि भैया जो सर्वहारा वर्ग का लोग था उसको सबसे ज़्यादा फायदा किया। इसलिए वो सब आदमी लगी समझो भगवान से कम नहीं था। थोड़ा सा उधर कहानी बताने से हम बचेंगे। अंततः लेनिन 1917 ईस्वी में शासक बनता है, कुछ हद तक नियम लगाता भी है। ऐसी अवस्था में हालांकि जो मार्क्स के नियम पर ही चला इसको लगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन इकोनॉमिक में और गिरावट आ गया। अब वो गिरावट कैसे आया आपको जान के आश्चर्य होगा रे कि उस समय अभी जो इंडिया का तुम जॉब देख रहे हो, जॉब इस समय क्या लेनिन ने स्टार्ट किया था अपने यहाँ रूस में। उस समय भी प्यून था, चपरासी, उस समय भी क्लर्क कर्मचारी, और उस समय भी कलेक्टर डीएम, सब पोस्ट हुआ करते थे। लेकिन पोस्ट नाम के कि सब अलग अलग पोस्ट है, लेकिन पेमेंट सबके बराबर है। पेमेंट सबके बराबर कर दिया। ये नहीं सोचना कि हम इंजीनियर हैं या हम कलेक्टर हैं तो हमारा 10 तल्ला मकान और यहाँ पर चपरासी होकर 1 तल्ला मकान, कोई 1 तल्ला 10 तल्ला का भाव नहीं रहेगा, सब बराबर है। मतलब उसके योग्यता से के अनुसार से चुन चुन के काम दे रहा था, लेकिन सब के पेमेंट को बराबर कर दे रहा था, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हम वो पेमेंट, अगर पेमेंट फिर अलग अलग करता तो फिर तो वो पेमेंट के ही 10 तल्ला मकान उठाइए लेता, इसके यहाँ कुछ नहीं रहता। इसलिए पेमेंट सबको बराबर, सीधा सीधा कहा पेमेंट से मतलब जितना खा रहा उतने रखना है। यहाँ तक कि योग्यता के अनुसार से अगर किसान बनाया, किसी का मन लग रहा है पढ़ा लिखा ना है, उसको खेती करने मन लगा, ठीक है तुम खेती करो, किसान बनो। एक है वो किसान क्या किए, एकदम हवे ढकनी में 50-50 हज़ार बीघा खेती करने के लिए बीमा उठा लिए, किए भी। इनको ये बात के अनुमान ही नहीं था। जब वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिए, उपजा लिए, तब पता चला वहाँ आया लेनिन के आदमी, सब बढ़िया से कह रहा है कि तुमको कई आदमी हो, इतना ठीक है, खाए भर रखो, बाकी भेजो, सरकार का है। खा भर दिया, बाकी जो बच गया सब किसके यहाँ, सरकार के यहाँ जा रहा। अब एकरे से दुखी होकर के अब आदमी जो किसान था 50,000 को अब मन से रोपेगा कि बेमन से, अब बेमन से एकदम बेगारी वाला काम करेगा। बुन दिया, जे हुआ से सही, कौन मर हमारा खुले हो जाएगा, हमारा तो खाई भर देगा, बाकी तो लेकर चलिए जाएगा। तो इस अवस्था में अब वो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करने लगा। कोई किसान अगर देखे कि एगो के लेकर जा रहा था, 4 ट्रैक्टर धान हुआ है और उसको पता चला कि 2-4-10 वर्ष दिया, बाकी लेनिन लेके चला गया, तो लोग किसान अपने ही पूंज में उगाया हुआ जो भी सामान था उसी में आग लगाना स्टार्ट कर दिए कि का फायदा है वैसा मेहनत करे से। ये हालत हुआ है। एकरा से लेनिन सीखा, कहा ये एकदम टाइट वाला व्यवस्था जो है ये मार्क्स गलती सोचे है, एकदम समाजवादी ई नहीं, एरा से भी कुछ समझौता करो। और एकरा से समझौता करने के लिए तब लेनिन ने सन 1921 ईस्वी में, जल्दी बोलो, एक अर्थव्यवस्था संबंधी एक पॉलिसी लाया, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कब जी, 1921 ईस्वी में। और यह 1921 ईस्वी में ला करके तब फिर समझौता किया है मार्क्सवादी सिद्धांत से भी, कहा समाजवाद रहने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं, उसको कुछ नहीं, जो मेहनत कर रहा है उसको प्रोत्साहन करने के लिए क्या करेंगे, देंगे कि इतना उपजाओ। हाँ, यहाँ तक ठीक है कि उसमें फिक्स कर देता था सरकार कि हम इतना लेके जाएंगे, अब एक से जितना ज़्यादा तुम उगा सकते उगाओ, बाकी तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम इतनी अनुमान लगा लो, अगर सरकार कह दे कि हम इतना खेत दिए हैं तब 5,000 इससे हम लेंगे, और एक से जितना ज़्यादा तुम उगा सकते हो वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तो आदमी कम मेहनत करेगा कि ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा। अब वही वाला मतलब किसान भी है तो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चलो इतना हमको टारगेट है कि सरकार को देना, बाकी सब हमारा। ऐसी अवस्था में इसका अब धीरे धीरे NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की सहायता से जब लेनिन आया तो फिर अब देखा गया कि उसका अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे करके सुधार आने लगे। लेकिन अभी ज़्यादा सुधार हुआ भी नहीं था कि एक दुखद घटना है 1924, 1921 ईस्वी में बेचारा स्टार्ट किया है और 1924 ईस्वी क्या हो गया, खत्म हो गया। बना है 1917 में, लेकिन आपको बताइए कि 1921 ईस्वी तक इसका अर्थव्यवस्था में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। जहाँ तक कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार से इसमें और गिरावट ही देखा गया है।
अंत में वह अर्थव्यवस्था को गिरावट से रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए एक नई आर्थिक नीति लाता है। वह नई आर्थिक नीति 1921 में लाया और 3 साल बाद 1921 में 24 ईस्वी में लेनिन बेचारा खत्म हो गया। आपको अगर लेनिन की कुछ कथा कहानी पढ़ेगा तो उसमें जान करके लेखक लिखता है कि लेनिन जब मरा तब पूरा रूस में शोक की लहर है। इसको देख करके, अच्छा इससे बताओ, इसको मरने से सबसे ज़्यादा दुख में कौन होगा? अमीर पति की सर्वहारा। सर्वहारा अमीर तो और दुख में है कि ठीक है हुआ चल दिया, हम कहाँ 10 तल्ला मकान में रहते थे, अब बढ़िया वाला गाड़ी से। अभी इस समय जब ये लेनिन आया था तो पूरा गाड़ी घोड़ा को जब्त करके सब सरकारी कर दिया था। कोई किसी गाड़ी नहीं, बस पार्किंग में लगल है, तुमको मन है उठाओ चाबी लेके जाओ, लाख वहीं लगा। अपन नहीं कहना है कि नहीं हमर कार है, केकरो कार नहीं। तो इस अवस्था में अमीर पति जो लोग था उसको दुख था, लेकिन इसके मरने से दिक्कत में है कौन? सर्वहारा वर्ग के लोग। ऐसे लोग कर रहे जिससे अनुमान लगाना तक मुश्किल है कि केकर घर के लेनिन था। ये भी उतने मन से कर रहा, बगल उतने मन से कर रहा, पता नहीं लग रहा कि लेनिन किसका आदमी था। इतना दुख हुआ है सर्वहारा वर्ग के लोग को, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के लोग को भी पता था कि जो अपना वंश का रहता वो भी इतना निमन काम हम लोग के लिए नहीं करके जा सकता। पता नहीं हम टाइल्स मार्बल वाला रूम में रहते कि नहीं, टीवी VCR देखते कि नहीं, गाड़ी घोड़ा पर घूमते कि नहीं, लेनिन था ऐसा कर दिया। इसलिए लोग इसके मरने से सर्वहारा वर्ग का जो लोग है वो सब दुखी है। तो खैर ये 1924 ईस्वी में मरा है और 1924 ईस्वी में एक नया शासक आया है जिसका नाम क्या है? स्टालिन है। तो छोटे मोटे एग्जाम में तो यही काफ़ी है। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का शासक कौन बना? तो लेनिन के मरने के बाद अगला शासक कौन है? स्टालिन। इस सब का विशेष कहानी आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन हम लोग को चूँकि इकोनॉमिक्स पर चलना है इसलिए उतने पर ध्यान रखो। यह जब स्टालिन आया है तो अपने आप कह रहा है कि हम एकदम स्टील वाला आदमी है। वो NEP जो आया है उसको और ही बढ़िया से सुचारू ढंग से चलाएगा, और यही है जो इकोनॉमिक को चलाने के लिए पहली बार 1921 में 28 ईस्वी में 5 वर्षीय योजना को ला रहा है। ई इकोनॉमिक्स के दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को कभी भी आएगा विश्व में पहली बार 5 वर्षीय योजना कब लागू किया गया? तो विश्व में पहली बार 5 वर्षीय योजना कब आया है? 1928 ईस्वी में। अगर कहेगा विश्व में पहली बार 5 वर्षीय योजना कहाँ लागू किया गया तो कहाँ हो जाएगा जी? रूस में। और अगर कहेगा कि विश्व में पहली बार 5 वर्षीय योजना किसके द्वारा लागू किया गया है? स्टालिन के द्वारा। ये पहले बात बताओ, इतना याद हुआ कि नहीं? अब यह स्टालिन जो है जब 1928 ईस्वी में 5 वर्षीय अच्छा योजना मैंने समझते हो, ये कुछ प्लानिंग करेगा। प्लानिंग मैंने टारगेट रखेगा कि हमको इतना ज़्यादा काम करना है, इतना ज़्यादा विकास का दर रखना है। तो ये विकास के बारे में स्टालिन सोच रहा है, विकास के बारे में स्टालिन सोच रहा है कि आगे का हमको क्या प्लानिंग होना चाहिए, एक व्यवस्था, एक विधि व्यवस्था बना रहा है। लेकिन ये जब स्टालिन 5 वर्षीय योजना तैयार करके विकास करने के लिए कुछ नीति और नियम लगा रहा है, तो वही पूंजीवाद इसका नियम को देख करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इस पर ठहाका लगा रहा है, इसको बेइज्जती करने का प्रयास किया गया है कि बताओ ये कौन सा समस्या भाई। हम लोग के यहाँ देखो पूंजीवाद व्यवस्था है, अमेरिका सबसे ज़्यादा हंसा था। हम लोग के यहाँ इतने ज़्यादा रुपया पैसा कि हमको कोई प्लान सेट करने की जरूरत नहीं। ये स्टालिन के देख लो, हालत ख़राब है, बड़ी समाजवाद अपनाने चला है। जब हालत ख़राब हुआ तो तरह तरह के ढोंग रच रहा कि प्लान करेंगे, कुछ नहीं होगा। और आश्चर्य तब होगा जब 1928 ईस्वी में 5 वर्षीय योजना लागू कर दिया, सब समाजवाद के अंतर्गत सब बराबर है, आगे चल रहा कि अगले ही साल 1921 में 29 ईस्वी में 1929 और 30 के बात है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया है। विश्वव्यापी कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछता भी है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? 1929 ईस्वी में। सबसे खतरनाक आर्थिक संकट समझते हो? हाँ, मुद्रा का एकदम वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा। उस समय तो ऐसा का सीन था कि लोग झोला में माने थैला में पैसा लेके जाते थे और जेबी में सामान लेके आते थे। तो इतने सामान लगा। अभी क्या है, आप अपना पॉकेट में पैसा लेके जाते हो, अब हर थैला सामान लेके आते हो, मतलब ही आपका जो मूल्य है रुपया का ओकर वैल्यू है जी। लेकिन वो टाइम जो 1929-30 के बात बता रहे हैं, आर्थिक संकट इतने आया था कि लोग थैला में पैसा लेके जाते थे, अब पॉकेट में यहाँ सामान लेके आते थे। इतने सामान लगा कि सामान सस्ता हुआ कि बड़ी महंगा होगा, महंगा। जलावन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जलावन और पैसा दोनों को एकदम तराजू पर तौल दिया, बराबर बराबर कर दिया। जलावन इन्हें पैसा, उतना पैसा दीजिए उतना जलावन मिलेगा। मैंने अगर 5 किलो लकड़ी लेना है तब 5 किलो नोट पहले रखो। अब वो 5 किलो नोट बल्कि करोड़ आ जाए, लाख आ जाए, कितना आ जाए,
ये बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी से पता चलता है कि भैया उस समय का संकट कितना भारी था। लेखक यहाँ तक लिखता है कि एक बुढ़िया थी, वो जंगल जा रही थी, भर टोकरी पैसा लेके, डाकू मिल गया, अरे बुढ़िया कहाँ जा रही है, रुको। आराम से वहाँ रुकता भी है, क्या है, पैसा, वहीं छोड़ दो, भागो। टोकरी वहीं बुढ़िया रख दी, चल गई। ओकर बाद वाला कहानी प्रसंग और लाजवाब है। डाकू आता है, टोकरी उछलता है, पैसा उछल दिया, टोकरी लेके चल गया। अब तो इतने मनवा लगा भैया पैसा उलट दिया, टोकरी लेके भाग गया, कारण क्या था? तो टोकरी बढ़िया था। अब टोकरी बढ़िया के सामने पैसा कोई कीमत नहीं है। अगर आज अभी आर्थिक संकट अगर यहाँ आ जाए न पूरा विश्व में, तो आपके यहाँ कितना पैसा रह जाए। अगर तुम जा रहा है, कोई उपाय लगा दिया, रे कहाँ जाता है, दिखा नहीं, क्या है थैला में, तो जी मालिक भर थैला पैसा है। जेबी में क्या है, तो जी एगो टमाटर है। थैला छोड़ देगा, पैसा छोड़ देगा, टमाटर लेके निकल देगा। ये हालात आ जाएगा, ये है आर्थिक संकट। अब बताइए समझ में आया? तो ये वाला जो आर्थिक संकट आया है 1900 में, 29-30 में आया है। और जान के फिर आश्चर्य होगा कि यह जो आर्थिक संकट आया है, इसमें स्टालिन का जो 5 वर्षीय योजना है, स्टालिन जो कि रूस में साम्राज्यवादी व्यवस्था चल रहा था, रूस ही केवल मुस्कुरा रहा है, बाकी जितना पूंजीवाद देश है सब तबाह है, सब तबाह है। जो दुनिया पर हंस रहा था ना, अमेरिका हो गया, जर्मन हो गया, कि ये ढोंग कर रहा है, प्लान बैठा रहा है, तो आपको इसी से पता चल गया कि भैया 1929 की जो आर्थिक संकट आया है, इसमें रूस ही केवल तबाह होने से बचा है। रूस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी जितना पूंजीवादी देश था सब पर इसका प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि जब 1931 का फेज है कि अब 1931 ईस्वी में पूंजीवादी देश भी होंगे, वह भी आर्थिक नियोजन मतलब उसको भी प्लान करने के लिए अपने बारे में सोचेंगे कि हमको भी प्लान करना चाहिए। तो अब यहीं से समझना है कि 1931 ईस्वी से पूरा वर्ल्ड में अब चलेगा कौन नियोजन? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जिसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहाँ सब प्लान करेगा, बल्कि वह पूंजीवाद देश रहे चाहे समाजवादी देश रहे, सब समझ गया कि जब तक हम कोई प्लान नहीं करेंगे, कोई प्रकार का आगे चलकर अगर आर्थिक संकट आता है तो फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ से जो भी देश होगा, हो सकता है कि पूंजीवाद देश भी हो सकता है समाजवाद देश भी हो, दोनों देश के द्वारा अब आर्थिक नियोजन किया जाएगा। लेकिन इसमें 2 तरह के नियोजन है, प्लान भी 2 तरह से है। एक होता है प्लान आदेशानुसार, एक होता है निर्देशानुसार। अच्छा, आदेशानुसार निर्देशानुसार समझते हो? आदेशानुसार एकदम आपको सख्त चेतावनी देगा, ऑर्डर देगा कि करना ही करना है। और एक ऐसा होगा निर्देशानुसार, मतलब आपको डायरेक्शन देगा, कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली बार अगर आता है कि निर्देश दिया जाता है कि, या फिर ऊपर लिखा रहता है आवश्यक सूचना में निर्देशानुसार, बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण, बहुत अधिक ठंडी रहने के कारण कोचिंग संस्थान को बंद किया जाए, अगर उसमें लिखा हुआ है निर्देशानुसार, मतलब हमारा मन है वो निर्देश दे दिया ना, मन है बंद करेंगे, नहीं मन है बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही जिलाधिकारी कह देगा आदेशानुसार, तो उसका एकदम वैल्यू बढ़ गया। जैसे ही लगा दिया आदेशानुसार, मतलब बंद करना ही करना है, नहीं करिएगा तो आप पर जेल हो सकता है। यही हालत है। अच्छा तुम बताओ, आर्थिक नियोजन का जब प्लानिंग मतलब आर्थिक नियोजन जब आया, तो इसका स्वरूप पूंजीवाद देश के द्वारा कैसा रहेगा? इसका आदेशानुसार होगा कि निर्देशानुसार? आदेश तो नालायक हो। अच्छा, सरकार का कंट्रोल पूरा का पूरा हस्तक्षेप रहता है कौन व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। तो एकरा में कोई भी प्लान बनेगा, सरकार उस पर कड़ाई से पालन करवाएगा। इसलिए आपको कहना है कि समाजवाद जहां जहां भी होगा, वहां का जो आर्थिक नियोजन पद्धति होगा वह कैसा होगा? तो यह आप लोग को आदेशात्मक होगा, यह आदेशात्मक होगा। और जहां पूंजीवाद होगा, हम क्या बताएं, पूंजीवाद में पूंजीपतियों पर रहता है कि सरकार पर? तब पूंजीपति पर अधिकार होता है। तो यहाँ पर सरकार लगाएगा, प्लान बताएगा, लेकिन आदेश नहीं देगा, निर्देश देगा कि आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ आप लोग का होगा क्या? निर्देशात्मक। तो ये सब बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको और डिटेल ये सब करेगा तो आप लोग को ऐसे से लड़का भड़कता है, का है आदेशात्मक, का है निर्देशात्मक। कभी कभी आएगा आर्थिक नियोजन प्रणाली पूंजीवाद देश में स्टार्ट हुआ, उसका स्वरूप था, और ऑप्शन दे देगा। जैसे लग रहेगा पूंजीवाद देश में आर्थिक नियोजन पद्धति चलाया गया, उसका स्वरूप था, तो उसका स्वरूप कैसा था? निर्देशात्मक था। जबकि जो देश समाजवाद था, वहां पर जो आप लोग का आर्थिक नियोजन का स्वरूप था वो कैसा था? आदेशात्मक था। अब हम लोग चूंकि भारत में पढ़ रहे हैं, तो हम जान के वहां से उठाए हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया पर चल आए। हम लोग को पढ़ना है भारत का इकोनॉमिक्स ना, लेकिन यहाँ से आप लोग का स्टार्ट करना जरूरी था। जब कभी भी आता है कि भारत में, अच्छा कोई बता सकते हो भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का चर्चा कब हुआ है?
हाँ, एक डेट है 1921 34 ईस्वी। अच्छा, इस समय भारत आज़ाद है कि गुलाम है? गुलाम है। अभी गुलाम के जंजीर में ही जकड़ा हुआ है। यहीं के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जो पहली बार आर्थिक नियोजन का चर्चा कर रहे हैं, और वो अपने को पुस्तक में इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया, वो पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, इकोनॉमिक प्लान ऑफ क्या जी? इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया में सन 1934 ईस्वी में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने पहली बार आर्थिक नियोजन का चर्चा किया है, और इसी में भारत का विकास के रूप में कुछ कुछ पहल अपनाया है, कुछ कुछ यहाँ स्ट्रक्चर दिया है। लेकिन इसी के बाद देखो, विकास का मतलब हो सकता है, अब देखिए उस समय चूंकि भारत आज़ाद नहीं है तो कोई अपन क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा ना, क्योंकि केंद्रीकृत तो अभी है नहीं। लेकिन उसी के बाद आपको बताएंगे कि एक है बॉम्बे। बॉम्बे शहर को और ज़्यादा विकास करने के लिए, बॉम्बे में चूंकि उद्योगपति की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के कई उद्योगपति, 8 उद्योगपतियों के द्वारा 1921 में 44 ईस्वी में बॉम्बे प्लान सिस्टम आया बॉम्बे के विकास के लिए। कभी कभी प्रश्न आता है, आर्थिक नियोजन के तहत बॉम्बे प्लान कब विकसित किया गया? 1944 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान जो आया, यह सिस्टम कब आया? 1921 में, 44 ईस्वी में। और इसमें कुल कितने उद्योगपति ने भाग लिया? 8 उद्योगपति ने भाग लिया। तो ये सब कहानी आज़ादी के बाद का है कि आज़ादी के पहले का? आज़ादी के पहले का। और हम लोग आज़ाद हुए हैं कब? 1921 में, 47 ईस्वी में। और यही 1947 ईस्वी में आज़ाद होने के बाद फिर तरह तरह के लोग, एक और है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा भी एक सिस्टम, एक संस्था बनाया गया, सर्वोदय आश्रम। कभी कभी आपको प्रश्न आएगा कि सर्वोदय आश्रम के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और वह जयप्रकाश नारायण जो 1950 ईस्वी में आर्थिक विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास करने के लिए वो भी सर्वोदय आश्रम का गठन किया। यहाँ तक अभी तक आप लोग का बेसिक बात था। एक बार जल्दी से रिविजन कर देते हैं। जब भी आप लोग को आएगा चर्चा तक कहना, लेनिन की क्रांति कब हुआ? 1921 में, 17 में। लेनिन क्रांति के बाद रूस में कैसा व्यवस्था स्थापित हुआ? समाजवाद। और उसके बाद हमने कहा कि लेनिन मार्क्स के सिद्धांत पर चला और उसने वहाँ वर्ग विहीन समाज का कल्पना किया। फिर हमने बताया कि वहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत से भी समझौता किया, और उसके समझौता से के बाद सन 1921 में, 21 ईस्वी में एक इकोनॉमिक्स के लिए एक नई पॉलिसी लाया, जिसको कहते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका गठन किया गया। अंततः उसका मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में मरने के बाद रूस का शासक कौन बना? स्टालिन। स्टालिन, ये याद रखना है। फिर आपको हमने क्या कहा? स्टालिन के नेतृत्व में ही वहाँ पर सन 1921 में, 28 ईस्वी में पहली बार कौन जी? पंचवर्षीय योजना आया। क्लियर है? अब वहाँ पर बताए थे कि पंचवर्षीय योजना आने से इसका लाभ क्या हुआ? चूंकि वो फेज बताया 1929 से 30, वह 1929 से 30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, जिसका प्रभाव पूरे पूंजीवाद जो भी देश था उस पर पड़ा। लेकिन यहाँ जहाँ का रूस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो रूस में जहाँ के समाजवाद का व्यवस्था था उस पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे भारत के सापेक्ष। जब भारत के सापेक्ष आएगा तो क्या करना है कि भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का चर्चा जो है 1921 ईस्वी में, 34 ईस्वी में किया गया। किसने किया? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन सा पुस्तक में किया? इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बताए कि बॉम्बे विकास के लिए बॉम्बे प्लान का गठन किया गया, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा। कब जी? 1921 में, 44 ईस्वी में। अब उसके बाद हम बताए कि जब 1947 ईस्वी में इंडिया आज़ाद हो गया, तो यहाँ से एक नया चीज़ आप लोग को पढ़ना है, सुनना है फिर से। जब 1947 ईस्वी में चूँकि इंडिया स्टार्ट हो गया है आज़ादी के बाद से अपना लाइफ जीने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ क्या है? कैसे कैसे चलेगा? कोई भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए लॉ ऑफ ऑर्डर चाहिए, नियम कानून चाहिए ना, और वह नियम कानून बनने में तो टाइम लगेगा। और आपको बताए भी थे कि इसी के बाद से संविधान सभा का बैठक भी होता है, और संविधान सभा के बैठक के बाद तय आप लोग को पूरा नियम कानून बनने में कैसे कैसे हमारा देश चलेगा, उसके लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और वह टाइम लगने के बाद अंततः संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 1949 में। लागू कब हो जाएगा? 1950 से। तो 1950 से हम लोग अब एक निश्चित नियम के अनुसार चलेंगे। अब यही 1950 ईस्वी से भारत का विकास हो, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू चूँकि अब बढ़िया से सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे हम लोग को चलना चाहिए, तो इसके लिए अभी जानते थे कि चूँकि ये जिस समय मतलब आज़ादी होने के पहले तक भी सब कुछ, तो अब बताओ रे जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उधर ये सब घटना घट रहा। 1929-30 में इकोनॉमिक संकट आया, आर्थिक संकट आया, तो उसको तो आदमी देख ही रहा ना
ये अलग बात है कि अभी हमारा हाथ में कुछ ना है, लेकिन 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट जवाहरलाल नेहरू को देखा हुआ है, इसलिए इनके भी दिमाग में है कि अगर हमने ऐसा किया तो सबसे पहले यहाँ विकास करने के लिए ये भी सोच रहा है कि हमको क्या चाहिए, पंचवर्षीय योजना चाहिए। और वह पंचवर्षीय योजना के तहत पहले एक कमीशन बनाते हैं, प्लानिंग कमीशन, और वह प्लानिंग कमीशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, योजना आयोग। तो कभी भी आएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1921 ईस्वी में, 50 ईस्वी में, शॉर्ट डेट बताओ। हाँ 15 मार्च, याद रहेगा कि नहीं, अर्थ ना कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। अब इस समय आएगा योजना आयोग का गठन किसने किया, तो किसके देखरेख में हो रहा, पता अभी ना बता रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखरेख में हो रहा। अब इसमें आएगा कि इसमें नियम बन गया कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह उसका प्रधानमंत्री होगा, पदेन प्रधानमंत्री। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन भी आता है योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बने, तो जो पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे वही योजना आयोग का पहला अध्यक्ष होगा। इसलिए योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा ये तो ठीक है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष, हाँ गुलजारी लाल नंदा। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है पदेन प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जो हम लोग के था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग का पहले जो प्रदेन अध्यक्ष बने वह आप लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसके बाद इसी में अगर आप लोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा बने। अच्छा इसी में एक दो बात और पूछ लेते हैं। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितने वर्षों का, ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। कई साल का, 5 साल का, क्योंकि रह सकता है प्रधानमंत्री कई साल तक, 5 साल तक। तो बैठ जाइए। तो इसका कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है। यह चलते हम बताए हैं कि इसका जो अध्यक्ष होता है उपदेन प्रधानमंत्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रे, पदेन प्रधानमंत्री बने। अगर प्रधानमंत्री पर है तो है, अगर प्रधानमंत्री का पोस्ट बदला, हो सकता है कि वह 2 साल में प्रधानमंत्री का पोस्ट त्याग दिए, तो स्वतः ही यहाँ योजना आयोग का अध्यक्ष वाला पोस्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये नहीं कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जैसे अगर बन गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता चला कि 2 साल के बाद वो हट गए, ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं हमारा 5 साल रहने दीजिए, तो वो ऐसा सिस्टम ना है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वही योजना आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसलिए कहा जाता है कि कई एक बार क्वेश्चन घुमाया है, योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब पहले नंबर ऑप्शन में आपको दिखेगा 5 साल। हमारा लड़का 5 साल छोड़े वाला है, वो जानता है 5 साल में प्रधानमंत्री के चुनाव असर बतैल थी है कि पदेन अध्यक्ष जो होगा वही होगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री 5 साल लगी तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी 5 साल लगे, तो वैसे नहीं होता। हाँ उसके लिए सिस्टम है, वो एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। इसमें तो ये भी पूछ दिया रही, योजना आयोग एक प्रकार का, ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो योजना आयोग का चर्चा कहीं संविधान में नहीं है, यही कारण से यह एक प्रकार का संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक। तो यह गैर संवैधानिक संस्था है। क्या ऐसा याद आ रहा है ना। इसी में आप लोग को बता दिए, इसका अध्यक्ष जो होगा पदेन वही होगा प्रधानमंत्री। इसका कोई भी कार्यकाल का कोई सीमा नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री पर हैं तब तक हैं। प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट खाली हो जाता है तो ये वाला भी बदल जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो फिर अध्यक्ष वाला पोस्ट संभालेंगे। तो इसमें करंट वाला कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल कर दें। इसमें योजना आयोग से जितना तरह के सवाल बन सकता था हमने बता दिया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देश का पदेन प्रधानमंत्री। अगर कहेगा स्वतंत्र भारत का पहला जो प्रधानमंत्री बनाओ कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही कारण है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन योजना आयोग के पहले उप अध्यक्ष कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद आगे हम लोग कहे कि योजना आयोग का संविधान में कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम इसको कह सकते हैं यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और यही गैर संवैधानिक संस्था के कारण पार्टी के हिसाब किताब से जो अगर जैसे जो बहुमत दल से पारित रहेगा लोकसभा का, जिसका सरकार रहेगा, वो कभी भी इसको ला भी सकता है, नहीं तो इसको फिर हटा भी सकता है। और यही हाल देखने को मिला हम लोग को कब, 2000 ईस्वी में, 14 ईस्वी। चूँकि 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री कौन बनकर आए, हाँ श्री नरेंद्र मोदी। अब श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 ईस्वी में बन गए तो चूँकि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, अध्ययन था किसका, बीजेपी का कि कांग्रेस का। तो हम भी बोले कि संवैधानिक गैर संवैधानिक,
छेड़छाड़ कर ये सकते हैं। यही कारण था कि ये पहली बार जब झंडोत्तोलन करने के लिए जा रहे हैं कई अगस्त को, 15 अगस्त 2014 को, तब 15 अगस्त 2014 को ही घोषणा कर दिए योजना आयोग विघटित किया जाता है, रद्द किया जाता है। तब कभी भी आएगा योजना आयोग को कब विघटित किया गया, कब समाप्त किया गया या समाप्त करने का घोषणा कब किया गया, तब 15 अगस्त 2014 को। लेकिन वहाँ से लागू अभी नहीं किया गया, और वही नए साल में कै जनवरी, 1 जनवरी 2014। हाँ, तो 14 अगस्त में घोषणा करा था, फिर 14 आएगा नहीं, तो 1 जनवरी और 2015 ईस्वी से यही योजना आयोग को रद्द करके और नाम बदल दिया गया। यहाँ से फिर आ गया कौन, नीति आयोग। नीति आयोग क्लियर है, NI और उसके बाद क्या होगा TI। इसमें N से नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखना कि नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2021 से 15 से, सेम टू सेम वही वाला बात। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, पदेन प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन बताओ, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो चूंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, नरेंद्र मोदी। अच्छा एक बताओ, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया, ये ध्यान रखना है रे, अरविंद पनघड़िया है। अच्छा वर्तमान में अगर पूछेगा कि बताओ वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तभी प्रधानमंत्री है कौन, नरेंद्र मोदी, तभी वर्तमान समय में भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वही नरेंद्र मोदी है। अच्छा वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, जल्दी बोलो, राजीव कुमार। अच्छा उसको सर्च करिए, तो इतना बात नीति आयोग से सीख लिया कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। याद रहेगा कि नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, ये अरविंद पनघड़िया जो है, ये आप लोग को अगर, अच्छा अरविंद पनघड़िया काहे छोड़ दिया, ये खुद से बेचारा रिजाइन करके गया अरविंद पनघड़िया। ये यहाँ का नहीं है रे, ये अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के, अमेरिका के कौन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय के एज ए टीचर है, प्रोफेसर कह सकते हो, वहीं के प्रोफेसर है। ये बताओ पढ़ाने के लिए इतना बड़ा पोस्ट को त्याग करके ही चला गया। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी बने थे तो इकोनॉमिक्स को एकदम शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए, चूँकि अपने तो अध्यक्ष है तो अपने थोड़े ना उतना ज़्यादा ये है कि नहीं इकोनॉमिक्स के एकदम ज्ञाता हैं जो इनको सब कुछ समझ में भी करेगा। इसलिए ये क्या किए, तो यहीं अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक बहुत बढ़िया ये इकोनॉमिक्स के जानकार है। इसी कारण से इसको भारत के इकोनॉमिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इनको वहाँ से लाया गया है कि आप चलिए वहाँ, कोई बात नहीं, वहाँ हम लोग का जो ये है इकोनॉमिक व्यवस्था उसको ठीक करिए। तब वहाँ से अरविंद पनघड़िया जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय से नो वर्क नो पेमेंट, ये समझते हैं बात को, बस वहाँ काम नहीं करेंगे, बदले हमको पैसा नहीं देना, नो वर्क नो पेमेंट लगा करके और छुट्टी लेकर के इंडिया आया हुआ है। लेकिन एक समय आया कि वहाँ से कोलंबिया विश्वविद्यालय भी लेटर जारी कर दिया कि आप आना है तो आइए, नहीं तो अब छुट्टी एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब अब छुट्टी नहीं बढ़ सकता है। तो आखिरकार अरविंद पनघड़िया जो थे वो नरेंद्र मोदी से वही बात बोल दी कि जब तक हमारा सेवा देना था दे दिए, अब हो चुके हमारा पावर से बाहर है और हम उधर वाला ड्यूटी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, और इस कारण से त्याग दिए थे। जबकि मोदी कहा भी था कि छोड़ दीजिए, कितना पैसा देता है, कई गुना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, एगो एज ए टीचर के रूप में इसको छोड़ दिए और फिर से वही कोलंबिया विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था। तो खैर इस सब बात आप लोग को ध्यान में रख लेना है। एक दो बात और देखो, जब योजना आयोग में थी, तो थोड़ा सुना देते हैं। योजना आयोग कब बना, 1900 में 50 ईस्वी में। लेकिन हुआ क्या कि उसमें मेन पावर हो गया था प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री ही कुछ निर्णय लेगा।
तो बाकी सब क्या होता था कि जो राज वाला व्यक्ति था वो मुँह फुलाने लगता था कि हमारा सब कुछ कि कुछ नहीं हो रहा, मैंने विद्रोह करता था। यही कारण था 2 साल बाद 1951 में 52 ईस्वी, शॉर्ट डेट भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एक NDC का स्थापना हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत जितना राज्य था सबके मुख्यमंत्री को शामिल कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हर एक राज्य का मुख्यमंत्री जब उसमें शामिल हो गया तब कोई भी काम होगा तो वही राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ले लिया जाएगा कि ये चीज़ हम, ये प्लान हम बनाए हैं, ये चीज़ करने वाले हैं। अब देख लगा कि नहीं बहुमत मिल गया है तो हो जाएगा। अब इससे राज्य भी नाखुश रहेगा कि खुश रहेगा, अब उसके सहयोगी से हो रहा है, खुश है। और ये भी आता है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना के तहत कोई भी प्लान आता था तो वह प्लान को इसी के अंतिम अनुमोदन से पारित किया जाता था। मैंने लास्टली उसको पारित करने का काम कौन करेगा, NDC करेगा। और NDC के अंतिम अनुमोदित के कारण, पारित होने के कारण इसी को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया गया है। कभी कभी आप लोग को आएगा भी निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट कहा गया है, तो सुपर कैबिनेट ऑप्शन ए देगा संसद को, ऑप्शन बी कहेगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी कहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद को, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि सुपर कैबिनेट का संज्ञा किसे दिया गया है, NDC को दिया गया है। ये बता, इतना बात आप लोग को ध्यान में रहेगा। तो अब ये तो आप लोग का एक हम केवल बाउंड्री में आप लोग को बांध दिए, बाकी इसी के तहत आर्थिक नियोजन के तहत हम लोग चूँकि 1950 ईस्वी से हर एक 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना को तो ला दिए, लेकिन वह आप लोग को अभी तक चलेगा। तो पूरा पंचवर्षीय योजना का क्लास अगले दिन देंगे। पहले बेसिक बात एक जगह कर लीजिए, लिखा देते हैं इसको, नहीं लिखो तो।